हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो मेरे दोस्तों, आज अपन मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे साथियों, इससे पहले हम समसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि सर मियोसिस कहते किसे हैं, अर्धसूत्री विभाजन आखिर क्या है। देखिए मेरे साथियों, आपको यह अच्छी तरह से जान लेना होगा कि जब मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें कोई भी द्विगुणित कोशिका विभाजित होती है और इसके विभाजन से मेरे दोस्तों दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। कितनी? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है मेरे दोस्तों। कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है सर जी? 4 का। तो मेरे दोस्तों, यहां पर नई कोशिका कितनी बन गई? 4 बन गई। अब सर जी, ये द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित का मतलब इस कोशिका के अंदर गुणसूत्र जो हैं वो इस प्रकार से जोड़े में है। गुणसूत्र क्या है मेरे दोस्तों? जोड़े में है। इस तरह से जिन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, उनको द्विगुणित कोशिका कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो सर जी, आप ये बताओ कि ये जो द्विगुणित कोशिका है, ये जो डिप्लॉइड सेल है सर, इसमें जब हम अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो नई सेल कितनी बनी? 4। सर जी, इन 4 कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसलिए यह भी अगुणित कोशिका हो जाएगी, यह भी अगुणित, यह भी अगुणित और यह भी अगुणित। तो याद रखना, इसमें कितनी जनक कोशिका मेरे दोस्तों? एक जनक कोशिका, जो कि खुद किस प्रकार की है? द्विगुणित है। किस प्रकार की है? द्विगुणित है। मैं बार बार द्विगुणित या डिप्लॉइड शब्द क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी अगुणित कोशिका में नहीं होता। याद रख लोगे ये बात? हमेशा याद रखो। सर जी, क्या याद रखें? यह याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो द्विगुणित कोशिका में ही होता है, अगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अरे भैया, इस बात को यूं समझ लो कि मान लो ये सेल है, ये अगुणित है। अगुणित का मतलब इसमें इस तरह से हर एक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र है। जब इसमें हर एक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र होगा तो इन्हें आप कैसे आधे कर दोगे भाई? मान लो इसमें 23 गुणसूत्र है, यह अगुणित कोशिका है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन करवा करके क्या आप मेरे दोस्तों 11.5 गुणसूत्र वाली कोशिका बनाओगे क्या? संभव नहीं है इस तरह का। तो अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन संभव नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन तो सर जी केवल द्विगुणित कोशिका में ही होता है। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे दोस्तों, इस द्विगुणित कोशिका में जो कि संख्यात्मक रूप से कितनी है? 1। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो नई कोशिका कितनी बनी? 4। डॉटर सेल कितनी बनी मेरे दोस्तों? 4 डॉटर सेल। 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ और चारों ही कैसी है? हैप्लॉइड है। चारों ही कैसी है? अगुणित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर जी। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये आपकी एक सेल है मेरे दोस्तों, और इस सेल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें डिवीजन शुरू हुआ है, और डिवीजन होने से आप यहां पर देखेंगे टोटल कितनी सेल बनी है। यहां पे देखिएगा तो सर जी, यहां टोटल 4 कोशिकाएं बनी है। कितनी बनी है? 4 बनी है। इस बात को याद रख सकते हो क्या? हाँ। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब किसकी चर्चा करेंगे सर? तो देखिए, मैं यहां पर बड़ी बात आपको बताने आया हूं मेरे दोस्तों, और हर एक जानकारी अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, इस आप आरेख को यहां पर ध्यान से देखें, इसे भी आगे समझने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी अपन बात मियोसिस की करते हैं, जब भी बात अर्धसूत्री विभाजन की करते हैं, तो सर जी यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है। क्या भैया? सर अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरणों में विभाजन होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कौन से 2 चरणों में सर जी? सर, एक चरण का नाम है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। एक का तो क्या नाम है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम।
और सर दूसरे चरण का नाम है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसका मतलब यह हुआ कि मियोसिस जो है वो 2 चरणों में चलता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। क्लियर बात है। अब मेरे दोस्तों मेरे पास में यहां पर एक सेल है 2n यानी द्विगुणित, इसमें मुझे अर्धसूत्री विभाजन करवाना है, तो मुझे पहले मियोसिस फर्स्ट करवाना पड़ेगा और फिर मुझे मियोसिस सेकंड करवाना पड़ेगा। तो सर मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा और मियोसिस सेकंड में क्या होगा, यह भी तो मुझे जानने का हक है। तो ये द्विगुणित कोशिका है और इसमें 46 गुणसूत्र है। अब किस तरह से इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है समझे मेरी बात को। मैं मेरे दोस्तों हर एक बात को बेसिक से लेकर के ऊपर तक आपको जानकारी समझाने का प्रयास करता हूं, तो देखिएगा। अब मेरे दोस्तों इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ तो सबसे पहले ये 2n सेल है। किस तरह की सेल है, 2n द्विगुणित कोशिका है, गुणसूत्र इसमें कितने हैं, 46 है। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में मेरे दोस्तों एक कोशिका से नई कितनी कोशिका बनती है, 2। एक कोशिका से नई कितनी कोशिका बनेगी, 2। लेकिन मेरे दोस्तों ये कोशिका कैसी है, देखो द्विगुणित, और ये इससे जो 2 बनी है ये दोनों कैसी है, अगुणित। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। ऐसा अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा स्वरूप है, अर्धसूत्री विभाजन का वह कौन सा टाइप है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सर जी अर्धसूत्री विभाजन में जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, जिससे एक द्विगुणित केंद्रक 2 अगुणित केंद्रकों में बदल जाता है। इसलिए इसमें भी गुणसूत्र 23 और इसमें भी गुणसूत्र 23। अर्धसूत्री विभाजन अभी पूरा नहीं हुआ, इसका केवल एक स्टेप, ठीक है। अब सर इस कोशिका के अंदर भी और इसके अंदर भी क्या चलेगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलेगा। तो ये सेल में यहां लिख देता हूं। तो अब इन दोनों कोशिकाओं में मेरे दोस्तों कौन सा विभाजन चलेगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलेगा। अब मेरे दोस्तों जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलेगा तो इससे कितनी सेल बनेगी, 2, और इससे भी कितनी बनेगी सर जी, 2 नई कोशिका बनेगी। सही है कि नहीं है। लेकिन यहां बड़ी बात क्या है, सुनो, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 23, इसमें भी कितने हैं, 23। तो मेरे दोस्तों इस 23 गुणसूत्र वाली कोशिका से जो 2 नई कोशिका बन रही है इनमें भी गुणसूत्र 23 है। मतलब यहां गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान, ठीक है। और यहां गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो वास्तव में जो गुणसूत्र आधे हो रहे हैं वो कौन से विभाजन में हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में हो रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में हो रहे हैं। सर जी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा विभाजन है दोनों में से जिसे मैं रिड्यूसिंग डिवीजन कहूंगा, जिसे मैं न्यूनकारी विभाजन कहूंगा। बताओ देखें रिड्यूसिंग डिवीजन कौन सा है। तो सर जी यहां पर गुणसूत्र रिड्यूस हो रहे हैं, यहां पर गुणसूत्र कम हो रहे हैं, इसलिए मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन है, रिड्यूसिंग डिवीजन है। नाम याद रख लेना मेरे दोस्तों, रिड्यूसिंग विभाजन किसको कहते हैं, सर जी रिड्यूसिंग डिवीजन जो है हम मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं किसकी, मियोसिस सेकंड की। क्या ये एक रिड्यूसिंग डिवीजन है, नहीं मेरे दोस्तों, ये एक तरह का जैसे माइटोटिक डिवीजन होता है ना, समसूत्री विभाजन, वैसा ही विभाजन है। इसलिए मेरे दोस्तों इसको हम होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका होमोटाइपिक डिवीजन है, यानी ये आपका समकारी विभाजन है। कैसा विभाजन है, समकारी विभाजन है। समकारी क्यों, क्योंकि गुणसूत्र समान बने रह रहे हैं। और ये कैसा है मेरे दोस्तों, हेटेरोटाइपिक डिवीजन है। कैसा, हेटेरोटाइपिक। सर ये हेटेरोटाइपिक क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्तों ये विषम सूत्रिक विभाजन क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्तों यहां गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिकाओं में क्या हो चुकी है, आधी आधी हो चुकी है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े
बिल्कुल सर जी, आगे बढ़िएगा। अब देखो मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिएगा, अब मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी द्विगुणित कोशिका, जैसे कि ये 2n सेल है, तो इसके केंद्रक के अंदर पहले मेरे दोस्तों मियोसिस फेस्ट चलेगा। मियोसिस फेस्ट से इस प्रकार से दो कोशिका बन जाएगी, यह भी अगुणित और यह भी अगुणित। यह हो गया मियोसिस फेस्ट। फिर इसमें भी क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड, इसमें भी क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड। अब इनमें जब मियोसिस सेकंड चलेंगे तो ऐसी परिस्थिति मेरे दोस्तों क्या होगा, देखिए, इस अगुणित से यहां पे दो अगुणित बनेगी, इस अगुणित से यहां पर दो अगुणित बनेगी। इसको क्या कहोगे, मियोसिस सेकंड। इस विभाजन को भी क्या कहोगे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस प्रकार से एक जनक कोशिका से यहां पर कितनी पुत्री कोशिका बन रही है सर जी, 4 पुत्री कोशिका बन रही है, 4 डॉटर सेल बन रही है। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? बिल्कुल सर जी। अब एक बात यह भी है मेरे दोस्तों कि अगर मैं मानव की बात करूं, अगर मैं मानव की बात करूं या मैं स्तनधारियों की बात करूं, तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ, हमारे शरीर के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कहां पर और कब होता है? तो सर जी, हमारे शरीर के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, युग्मक निर्माण होता है सर जी। किसका निर्माण होगा, युग्मक निर्माण होगा। कौन से युग्मक? तो सर पुरुषों के अंदर, किसमें, पुरुषों में तो क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु किस विभाजन से बनते हैं? तो सर शुक्राणु अगुणित होते हैं, इसलिए ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। और अगर मैं मादाओं की बात करता हूं, किसकी, महिलाओं की बात करता हूं, तो मेरे दोस्तों महिलाओं के अंदर भी कौन से विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से सर जी अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, ओवम बनेगा सर जी, ओवम बनेगा। यह भी कैसा होता है, अगुणित। तो मेरे दोस्तों अधिकांश जंतुओं के अंदर, अधिकांश जीवों के अंदर मेरे दोस्तों मियोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, युग्मक बनते हैं। लेकिन आप मुझे बताना, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक कौन से जीवों में बनेगा? मेरे दोस्तों ऐसे जीवों में बनेगा जिनका बॉडी, जिनका शरीर कैसा है, द्विगुणित है। यदि कोई जीव पहले से ही अगुणित है, जीव कैसा है, अगुणित है, और उसमें युग्मकों का क्या करना है, निर्माण। बताओ किस विभाजन से युग्मक बनेगा? शरीर अगुणित है और हमें युग्मक बनाना है, बताओ किस विभाजन से बनेगा? सर जी इस परिस्थिति में तो समसूत्री विभाजन ही हो सकता है, अर्धसूत्री तो होगा ही नहीं। समझ गए बात को? लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में युग्मक मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन से ही बनते हैं। लेकिन अगर कोई जीव कैसा है, अगुणित है, तब मेरे दोस्तों युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी के अंदर मेरे दोस्तों जो नर मधुमक्खी होती है, जिसे आप ड्रोन कहते हैं, वो नर जो है मेरे दोस्तों वो अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। इसलिए नर के अंदर समसूत्री विभाजन से मेरे दोस्तों शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे कि सर इस अर्धसूत्री विभाजन का पूरा प्रोसेस क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर इसकी पूरे प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो आप इस बात को ऐसे समझें कि कोई भी विभाजन क्यों ना हो, उस विभाजन में सेल साइकिल तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में भी सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? तो सर सबसे पहले अंतरावस्था या इंटरफेज आएगी। सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? अंतरावस्था। सर जी अंतरावस्था तो हर एक
प्रकार के विभाजन में समान तरीके से चलती है, चाहे वो विभाजन समसूत्री हो चाहे वो विभाजन अर्धसूत्री हो। तो इसके इंटरफेज में पहले G1 फेज आएगी, फिर S फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी। ये तो मेरे दोस्तों हर एक तरीके के सेल डिवीजन में समान प्रकार से चलती है। G1 में नए क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, कोशिका अंग बनते हैं, और इसके अलावा G1 फेज में कोशिका का आकार भी बढ़ता है। S फेज में किसका संश्लेषण होता है सर, DNA का संश्लेषण होता है, और साथ ही साथ किसका संश्लेषण होता है सर जी, हिस्टोन प्रोटीन का। और G2 फेज में क्या होता है सर, तो सर G2 फेज के अंदर जो है ट्यूब्यूलिन, कौन सी प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन किसको बनाती है, तो सर जी ये केंद्रक विभाजन के दौरान तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर बनाती है। क्या बनाती है, तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर बनाती है। इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण सर G2 अवस्था में होता है। तो ये मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की अंतरावस्था है। ये अर्धसूत्री विभाजन की क्या है, अंतरावस्था। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन में मेरे दोस्तों अंतरावस्था पूरी हो जाएगी, इसके जस्ट बाद में क्या आएगी, विभाजनकारी प्रावस्था। क्या आएगी, विभाजनकारी प्रावस्था। विभाजनकारी प्रावस्था को मेरे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, एम फेज या माइटोटिक फेज। अब मेरे दोस्तों जैसे ही विभाजनकारी प्रावस्था आएगी तो पहले विभाजन किसका होगा सर, पहले तो केंद्रक का होगा। तो सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस चलेगा कि नहीं चलेगा, केंद्रक विभाजन। फिर क्या चलेगा सर जी, साइटोकाइनेसिस चलेगा। तो सर वो जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हम जिसको बोल रहे हैं, वो वास्तव में केंद्रक विभाजन जो है ना उसके दो चरण हैं। तो अब अपन विभाजनकारी प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक कैसे विभाजित होता है उसको जानते हैं। तो मेरे दोस्तों एक बात को समझें आप, जब अपन केंद्रक विभाजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केंद्रक विभाजन की, तो एक बात तो आपको यहां पर समझनी ही पड़ेगी। क्या सर, बात यह समझनी है कि अर्धसूत्री विभाजन जिस कोशिका में होता है ना, उस कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजन दो चरणों में होगा। पहले चरण का क्या नाम है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे चरण का क्या नाम है सर, मियोसिस सेकंड। अभी मैंने आपको बताया ही था, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड। सर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर केंद्रक जो विभाजित होगा वो चार अवस्थाओं में होगा। कौन सी चार अवस्था, पहली अवस्था का क्या नाम है, प्रोफेज, दूसरी अवस्था मेटाफेज, तीसरी अवस्था एनाफेज, चौथी अवस्था टीलोफेज। चौथी अवस्था कौन सी मेरे दोस्तों, टीलोफेज। ओके, इसी तरह से सर मियोसिस सेकंड में यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में देखो, क्या समसूत्री विभाजन में ऐसे दो अलग अलग चरण थे क्या, नहीं थे। तो अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक को दो रूपों में विभाजित क्यों करवाना है, क्योंकि सर जी अर्धसूत्री विभाजन में चार केंद्रक बनाने हैं और चार कोशिका बनानी है। तो पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो कितने केंद्रक बनेंगे, दो। अगली बार फिर मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो और कितने केंद्रक बनेंगे, दो। इस तरह से कुल कितने केंद्रक बनेंगे मेरे दोस्तों, चार। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों जो मियोसिस फर्स्ट है ये एक ऐसा केंद्रक विभाजन है जिसमें गुणसूत्र आधे होंगे। लेकिन मियोसिस सेकंड किसके जैसा विभाजन है मेरे दोस्तों, ये तो समसूत्री विभाजन के अंदर जो केंद्रक विभाजन चला था, कौन से विभाजन में, समसूत्री विभाजन के अंदर केंद्रक विभाजन, समसूत्री विभाजन का केंद्रक विभाजन किसके समान होता है, परीक्षा में आ सकता है कि माइटोसिस के अंदर समसूत्री विभाजन में जो कैरियोकाइनेसिस चलता है वो किसके समजात होता है, तो वो मियोसिस सेकंड के समजात होता है। क्योंकि समसूत्री विभाजन में जब केंद्रक विभाजन होता है तो गुणसूत्र क्या बने रहते हैं, बराबर,
और यहां पर भी गुणसूत्र क्या बने रहेंगे, बराबर। फर्क क्या है, फर्क यह है कि सर इसे पूर्वावस्था प्रथम कहेंगे, इसे मध्यावस्था प्रथम कहेंगे, इसे पश्चावस्था प्रथम कहेंगे और इसे अंत्यावस्था प्रथम कहेंगे। और इधर अगर मियोसिस सेकंड की बात करें तो सर जी यहां पर प्रोफेज सेकंड होगी, मेटाफेज सेकंड होगी, फिर एनाफेज सेकंड होगी और सर जी अंत में टीलोफेज क्या होगी, सेकंड होगी। तो इस तरह से मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन का केंद्रक विभाजन विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये बात एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले मैंने कहा अर्धसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें एक द्विगुणित कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण। दूसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन से 4 नई सेल बनती है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, इसके बाद में आपने ये पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 रूपों में होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, इसलिए इसे हेटेरोटाइपिक यानी विषम सूत्रिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री के जैसा ही है, क्योंकि यहां गुणसूत्र बराबर रहते हैं, इसलिए इसे होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है। फिर अपन ने किसकी बात की सर, फिर हमने बात की किसकी, तो सर जी फिर हमने बात करी है यहां पर कि नॉर्मली जो हम मानव या जो स्तनधारी है इनके अंदर जो युग्मक बन रहा है ना, शुक्राणु और जो अंडाणु बन रहे हैं ना, वो अर्धसूत्री विभाजन से ही बन रहे हैं। अधिकांश जीव जिनका शरीर कैसा है, द्विगुणित, और अगर उनमें युग्मक बनाना है तो वो अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। लेकिन अगर कोई जीव खुद कैसा है, अगुणित, तब उसमें कभी भी युग्मक अर्धसूत्री से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, समसूत्री विभाजन से। उदाहरण क्या दिया था, मधुमक्खियों के अंदर जो नर मधुमक्खी होती है ना, ड्रोन, उसका शरीर अगुणित होता है, इसलिए वो समसूत्री विभाजन से ही क्या बनाता है, शुक्राणु। ओके सर जी, ओके, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपन आगे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके प्रोसेस की, प्रक्रिया की। तो सर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर पहले अंतरावस्था आएगी, फिर केंद्रक विभाजनकारी प्रावस्था आएगी। अंतरावस्था के अंदर G1, S और G2, ये तो अवस्थाएं सर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में समान ही होती है, ठीक है। इसके बाद में विभाजनकारी प्रावस्था में सर पहले केंद्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है। केंद्रक विभाजन जो है ना सर, वो इस प्रकार से 2 रूपों में होगा। पहले तो मियोसिस फेस्ट के द्वारा जो केंद्रक विभाजन होगा उसमें सबसे पहले अवस्था आएगी प्रोफेज फेस्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, याद रख लेना। प्रोफेज फेस्ट सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था है। इसके बाद आएगी मेटाफेज फेस्ट, एनाफेज फेस्ट और टीलोफेज फेस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक द्विगुणित केंद्रक जो है उससे कितने द्विगुणित केंद्रक बन जाएंगे, सॉरी, एक द्विगुणित केंद्रक से 2 अगुणित केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण। और फिर इनके अंदर क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड चलेगा, ठीक है ना, जिससे मेरे दोस्तों कितने अगुणित केंद्रक बन जाएंगे, टोटल 4, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अपन जो है वापिस आते हैं, कुछ एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेज फेस्ट आपको समझाने वाला हूं। अब बात कर रहे हैं प्रोफेज फेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज फेस्ट की। प्रोफेज फेस्ट में कौन कौन सी घटना होगी, देखो प्रोफेज फेस्ट की 5 उप अवस्था है। कितनी उप अवस्था है मेरे दोस्तों, 5। सबसे पहले प्रोफेज फेस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेज फेस्ट के अंदर मेरे दोस्तों जो है, वैसे तो ये सबसे लंबी और जटिल अवस्था, ये याद रखना, ये जो है कैसी, एक तो सबसे लंबी अवस्था है और दूसरा ये सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स अवस्था, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रोफेज फेस्ट के अंदर मेरे दोस्तों कितनी उप अवस्थाएं हैं सर, 5 उपावस्था। कितनी उपावस्थाएं होती है सर जी, 5 उपावस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी 5 उपावस्था होती है भाई, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक भी चलती है, आप वैसे भी याद रख सकते हो, ले जा पानी डिप एंड डाई। क्या, ले
जा पानी डिप एंड डाई। क्या याद रखना? ले जा पानी डिप एंड डाई, पानी ले जा करके डूब मर। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों ले से क्या बनेगा? लेप्टोटीन। ठीक है। जा से क्या बनेगा? जाइगोटीन। ठीक है। फिर पानी से क्या बनेगा? पेंकाइटीन। ठीक है। डिप से क्या बनेगा? डिप्लोटीन। ठीक है। और डाई से क्या बनेगा? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। ये नाम याद रखने मेरे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बोल रहा हूं, ले जा पानी डिप एंड डाई। ले से लेप्टोटीन, जा से जाइगोटीन, ठीक है ना, पानी से पेंकाइटीन, डिप से डिप्लोटीन, डाई से डाइकाइनेसिस। ठीक है। प्रोफेज फेस्ट सबसे लंबी उपावस्था, सबसे लंबी अवस्था है, सबसे जटिल अवस्था है। और मेरे दोस्तों इसमें 5 उपावस्था है। तो आपको सर हमें इसमें याद क्या रखना है? इन उप अवस्थाओं में हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? तो देखो मेरे दोस्तों, मेरा यह मानना है कि हर एक उप अवस्था का एक लक्षण आपको आना चाहिए। कितना लक्षण आना चाहिए? एक लक्षण आपको हर एक उप अवस्था का याद रखना चाहिए। अगर आपको हर एक उप अवस्था का एक लक्षण याद है ना, तो आप मेरे दोस्तों कर लेंगे पार। ये क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होने देंगे। अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन यहीं से गलत होता है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे दोस्तों, जिस बच्चे ने मेरे से मियोसिस माइटोसिस पढ़ा है, सेल साइकिल पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, वो कभी गलती नहीं करेगा। तो देखिएगा, लेप्टोटीन की पहले बात करेंगे। एक एक लक्षण बता रहा हूं, बहुत सिंपल मेरे दोस्तों। लेप्टोटीन में क्या होगा कि आपकी जो ये कोशिका है, इस कोशिका का ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटीन के रूप में होता है, एक तंतुओं के रूप में होता है। तो इन तंतुओं के अंदर लेप्टोटीन के दौरान संघनन होगा। संघनन होने से क्या होगा? पतले पतले और लंबे लंबे क्या दिखाई देना शुरू हो जाएंगे? गुणसूत्र। पतले और लंबे क्या दिखाई देना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों? गुणसूत्र। तो इस तरह से पहली बार क्रोमेटीन के अंदर संघनन, किसमें संघनन? क्रोमेटीन में। किसमें? क्रोमेटीन में संघनन होगा, मतलब कुंडलित होंगे, और जिससे क्या दिखेंगे? गुणसूत्र दिखेंगे। कैसे गुणसूत्र दिख रहे हैं? लंबे गुणसूत्र। और कैसे? पतले। लंबे और कैसे? पतले। क्या दिख रहे हैं? क्रोमोसोम। क्या दिख रहे हैं? क्रोमोसोम। कब? सर लेप्टोटीन में। यह पहली उपावस्था है किसकी? प्रोफेज फेस्ट की। अब आ गई जाइगोटीन। मेरे दोस्तों जाइगोटीन में क्या होगा? ये जो गुणसूत्र है थोड़े और ज्यादा कुंडलित होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपके जो ये गुणसूत्र है, अब कुछ इस तरह से, ये अगर क्रोमोसोम है मेरे दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से जोड़े में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जोड़े के अंदर, इस तरह से। तो मेरे दोस्तों अब ये जोड़ा बना देंगे। ये एक जोड़ा बना, इस तरह से और भी बहुत सारे जोड़े बनेंगे। ये है समजात गुणसूत्र का जोड़ा, मतलब पहली जोड़ी का एक गुणसूत्र जो है उसी जोड़ी के दूसरे गुणसूत्र के पास जाएगा, अपने अपने दोस्त को खोज लेगा। तो टोटल 23 जोड़ियां बन जाएगी। कितनी जोड़ियां मानव की बात करूं तो 23 जोड़ी बन जाएगी। तो मेरे दोस्तों जाइगोटीन में जोड़ी, जाइगोटीन में क्या? जोड़ी बनती है, मतलब युग्मन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में पेंकाइटीन। पेंकाइटीन में क्या होगा मेरे दोस्तों? इनमें दोस्ती इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ दे दिया। यही होता है ना, दोस्ती ज्यादा हो गई, मतलब एक दूसरे के कंधे पर हाथ दे दिया इन लोगों ने। मामला कुछ इस तरह का हो गया मेरे दोस्तों, याद रख लेना, कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। तो जब इस तरह का मामला हो गया तो इस मामले को क्या कहेंगे सर जी? तो इस मामले को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे इस मामले को? क्रॉसिंग ओवर। मतलब इनकी भुजाएं जो है एक दूसरे को ओवरलैप करने लगी कुछ इस तरह से, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर, यानी जीनी विनिमय। ये वाला जो जीन है मेरे दोस्तों, ये टूट करके इसके साथ जुड़ गया, और ये वाला जीन यहां से टूट करके इसके साथ जुड़ गया। क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? जीनी विनिमय कब हुआ? तो सर जी जीनी विनिमय जो है
वो हुआ पेंकाइटीन में। ठीक है, मैं आगे एक स्लाइड दिखा दूंगा आपको। फिर डिप्लोटीन। अब ज्यादा समय तक आपको पता ही है, जब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई तो ये लंबी चलने वाली नहीं थी, तो इसलिए धीमे धीमे क्या हुआ, इनके जो दोस्ती वाले कॉम्प्लेक्स थे ना, जिन्हें सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टूट गए, इसलिए ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो मेरे दोस्तों, जब ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगे तो कुछ इस तरह से मेरे दोस्तों एक्स के आकार की संरचना बन गई। इस प्रकार से किसके आकार की संरचना बन गई? एक्स के आकार की। इसे कहते हैं काइज्मा, यानी काइज्मेटा दिखाई देने लगा। काइज्मेटा किस में दिखाई देने लगा सर जी? तो काइज्मेटा जो है वो सर डिप्लोटीन में, और पेंकाइटीन में क्या हुआ सर? जीनी विनिमय हुआ। ठीक है, और सर जी जाइगोटीन में क्या हुआ? युग्मन हुआ। युग्मन मतलब जोड़े बने। और लेप्टोटीन में क्या हुआ सर? पहली बार क्रोमोसोम क्या हुए? दिखाई दिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा मेरे दोस्तों? अब देखो, दोस्ती धीरे धीरे टूट रही है, मतलब कि ये काइज्मेटा ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। काइज्मेटा का उपंती भवन शुरू हो चुका है। यहां पर तो बहुत ज्यादा दोस्ती थी, इस तरह से ये पूरे कुंडलित थे। ठीक है ना, ये एक दूसरे पे ऐसे कुंडलित थे, लेकिन अब धीमे धीमे, तो यहां तो दोस्ती थी तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ यूं चिपके हुए थे, यूं एकदम गुथे हुए थे एक दूसरे में, लेकिन यहां पर दूर दूर जाने लगे, जिससे एक्स आकार की संरचना बन गई। इसे क्या कहते हैं सर? इसे बोलते हैं काइज्मा। तो काइज्मा कब दिखा? डिप्लोटीन में। लेकिन शुरू कब हो गया था क्रॉसिंग ओवर? पेंकाइटीन में। अब डाइकाइनेसिस में ये काइज्मा मेरे दोस्तों हट जाएगा, मतलब ये गुणसूत्र वापस दूर दूर चले जाएंगे। जब ये गुणसूत्र वापस दूर दूर हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों यहां पर इस पहले वाले का जीन आ गया, और यहां पर इसका जीन, ये जीन इनके आपस में एक्सचेंज हो गए। जीन इनके आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, और काइज्मेटा समाप्त हो गया। तो काइज्मा का उपंती भवन हो गया, है कि नहीं? तो वेरी गुड। तो देखो आप आगे चलते हैं। अब मैंने ये चीज आपके लिए यहां पे रखी भी है, आप इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो देखिएगा, ये मेरे दोस्तों आपकी अवस्थाएं हैं। यहां पर देखिएगा, तो यहां पे अपन बात किसकी कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे कि कौन कौन सी जो है उपावस्था है। तो देखो, प्रोफेज में 5 उपावस्था हो गई। सबसे पहली लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम संघनित हुआ। गुणसूत्र कैसे बन गए? लंबे और पतले। तो सारे जो गुणसूत्र मेरे दोस्तों यूं आकर के इकट्ठे हो गए एक ही बिंदु पर। सारे गुणसूत्र कुछ इस तरह से एक ही तरफ झुक गए, मतलब कि मेरे दोस्तों गुलदस्ता अवस्था बन गई। कैसी अवस्था बन गई? गुलदस्ता अवस्था। तो गुलदस्ता अवस्था बुके फेज कब दिखाई देती है? याद रखना, बुके फेज या गुलदस्ता अवस्था भी लेप्टोटीन में। लेकिन बड़ी बात क्या है? यहां गुणसूत्र लंबे और कैसे है? पतले है। ठीक है, क्रोमेटीन के संघनन से क्रोमोसोम क्या हुआ? दिखाई दिया। ठीक है, और मेरे दोस्तों यहां सारे गुणसूत्र किसकी तरफ मुड़े हुए हैं? सेंट्रियोल की तरफ, तभी तो गुलदस्ते की तरह दिख रहे हैं। फिर आई जाइगोटीन। जाइगोटीन में युग्मन हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था, समजात गुणसूत्र इस तरह से जोड़े में आकर व्यवस्थित हो गए। ठीक है, और इनके बीच में मेरे दोस्तों दोस्ती वाले तंतु बन गए। मतलब कैसे? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों, और यहां गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। किससे स्पष्ट? लेप्टोटीन से ज्यादा स्पष्ट जाइगोटीन में दिख रहे हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों यहां बाईवेलेंट अवस्था दिख रही है। बाईवेलेंट का मतलब क्या है? मतलब एक गुणसूत्र के वैसे तंतु तो 2 हैं, लेकिन वो दूर से देखने पर एक ही लग रहा है। दूसरे गुणसूत्र में भी भुजाएं तो क्रोमेटिड तो 2 है, लेकिन वो एक ही लग रही है। तो बाईवेलेंट अवस्था सबसे पहले लेप्टोटीन के अंदर शुरुआत में बाईवेलेंट अवस्था दिखाई देती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे टेट्राएड की तरह ये कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, अब पेंकाइटीन। पेंकाइटीन में क्या होगा मेरे दोस्तों? ये जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये यूं क्रॉसिंग ओवर दिखाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो जीनी विनिमय कब होगा मेरे दोस्तों? पेंकाइटीन में देखिएगा क्रॉसिंग ओवर, और यहां टेट्राएड अवस्था दिखेगी। देख लो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहां टेट्राएड अवस्था, चतुष्क अवस्था देखने को
मिलेगी। वेरी गुड। तो यहां समजात गुणसूत्रों की कैसी क्रोमेटिड के बीच में जीनी विनिमय होता है जरा बताना। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है मेरे दोस्तों, देखिएगा ये इसकी एक भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। हर एक गुणसूत्र की दोनों भुजा को सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर। ये भुजा जो है मेरे दोस्तों ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। लेकिन इसका जो समजात दूसरा गुणसूत्र है जैसे कि ये, अब आप मेरे को ये बताना कि क्या ये एक दूसरे की सिस्टर है ये दोनों? बिल्कुल भी नहीं। तो जीनी विनिमय किसके बीच में होता है? सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है कि नॉन सिस्टर के बीच में होता है? तो सर जी जीनी विनिमय इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। क्लियर बात है? जीनी विनिमय समजात गुणसूत्रों की इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें जीनी विनिमय देखने को मिलेगा। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही है सर। अब डिप्लोटीन में क्या होगा? सर डिप्लोटीन में ये जो जीनी विनिमय हो चुका था, इनके बीच के सिनेप्टिनोमियल जो कॉम्प्लेक्स है वो यहां आकर टूट जाएंगे, इसलिए ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर भागते हुए दिखेंगे। तो इनके किनारों पर कुछ इस तरह से एक्स आकार की क्या दिखाई देगी? संरचना। इसे काइज़मेटा कहते हैं। तो यहाँ काइज़मा दिखाई भी दिया और उसका विघटन भी आपको देखने को मिला, यानी वो धीरे धीरे काइज़मा ऊपर खिसक रहा है, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस में क्या हुआ सर? डाइकाइनेसिस में काइज़मा समाप्त हो रहा है, तो काइज़मा का टर्मिनेशन हो गया। अब जब काइज़मा समाप्त हो गया, जीनी विनिमय पूरा हो गया, तो अब क्या होगा? अब केंद्रक झिल्ली तो अब भी मौजूद है और अंदर आपके ये गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों में जीनी विनिमय तो हो ही चुका है। अब भैया प्रोफेज में नॉर्मली हमें केंद्रक झिल्ली गायब करवानी है, केंद्रिका गायब करवानी है, सारे गुणसूत्र बाहर भी तो भेजने, और ये तो प्रोफेज की लास्ट अवस्था है। अब अगर केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं करवाओगे तो कब करवाओगे? तो मेरे दोस्तों डाइकाइनेसिस के अंदर, डाई का मतलब मरना, यहां कौन मरेगी? केंद्रक झिल्ली मर जाएगी। और कौन मर जाएगी? केंद्रिका मर जाएगी। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी और अब सारे के सारे गुणसूत्र मेरे दोस्तों कोशिका द्रव्य में चले जाएंगे और प्रोफेज के जस्ट बाद वाली कौन सी अवस्था आ जाएगी? मेटाफेज फेस्ट। कौन सी आ जाएगी? मेटाफेज फेस्ट, ठीक है। तो अब मैं कुछ एमसीक्यू आपको करवा रहा हूं, आप इन प्रश्नों के फटाफट आंसर दीजिएगा। आपने कितना क्या सीखा है मुझे भी पता चलेगा। आप अगर ऐप पर भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, और आप YouTube प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आंसर देने का प्रयास करें, मन ही मन आंसर को गुनगुनाने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। और आप मेरे लिए हीरो से कम नहीं है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप जरूर आंसर देंगे। क्वेश्चन है, कोशिका की G0 अवस्था किसे प्रदर्शित करती है? कोशिका चक्र के अंदर एक G0 अवस्था होती है जिसे G0 अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये किसे प्रदर्शित करती है बताओ? कोशिका की मृत्यु को, कोशिका चक्र से कोशिका के बाहर निकलने को, अस्थायी ठहराव को, या कोशिकीय जांच को? जल्दी बताओ। देखे G0 अवस्था, तो सर जी G0 अवस्था में जब कोई कोशिका चली जाती है तो वो कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है, उसमें कोशिका विभाजन रुक जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद में क्या है? सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन किस अवस्था में होता है? समसूत्री विभाजन के दौरान मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं समसूत्री विभाजन के लिए। तो समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन और गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना होना, यह किस अवस्था में देखने को मिलेगा बताओ? देखें, ये मेटाफेज में देखने को मिलेगा कि एनाफेज में देखने को मिलेगा, या मेरे दोस्तों टीलोफेज में देखने को मिलेगा, या आपका प्रोफेज में देखने को मिलेगा? तो सर जी ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये हमेशा एनाफेज में ही डिवाइड होता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं सर। अब अगला जो प्रश्न है वो है, किस अवस्था के दौरान जीनी विनिमय होता है? अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको, जीनी विनिमय किस अवस्था में होता है? तो सर जीनी विनिमय तो पेंकाइटीन अवस्था में
अवस्था मतलब यहाँ उपावस्था है, ठीक है ना, उपावस्था है, उपावस्था। तो किस उपावस्था में जीनी विनिमय होगा? पेंकाइटिन उपावस्था में मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुके फेज यानी गुलदस्ता अवस्था कब दिखाई देती है? सर जी बुके फेज या गुलदस्ता अवस्था जो है हमें लेप्टोटीन में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? लेप्टोटीन में। ले, जा, पानी, डिप एंड डाई। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेंकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 जो है उपावस्था होती है प्रोफेज फेस्ट में। अगला है आकार के आधार पर गुणसूत्रों के अध्ययन की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? आकार के आधार पर गुणसूत्रों का अध्ययन करना है। स्पेसिफिक मुझे समसूत्री विभाजन के दौरान आकार के आधार पर गुणसूत्रों का अध्ययन करना है। तो सर जी मैं मेटाफेज अवस्था का चुनाव करूंगा, याद रख लेना, ठीक है। आपको यहां मेटाफेज में या तो वी आकार का या जे आकार का या आई आकार का क्या दिखाई देगा? गुणसूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए का प्रतिकृतियन किस अवस्था में होता है? बताओ देखें, G1 में होगा, G2 में होगा कि S में होगा? तो सर जी यहां पर प्रतिकृतियन जो है वो S फेज में होता है। कौन सी फेज में? डीएनए का प्रतिकृतियन जो है S अवस्था में होता है। लेकिन याद रखना यहां डीएनए प्रतिकृतियन तो होगा लेकिन गुणसूत्र का प्रतिकृतियन नहीं होता सर जी। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं? तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे मेरे दोस्तों मेटाफेज फेस्ट और बाकी कंप्लीट जो मियोसिस डिवीजन है वो अगली क्लास में फिनिश कर लेंगे। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्तों, ये विजय एजुकेशन परिवार आपका अपना है, इसके ऊपर आपका अपना अधिकार है, ठीक है। और आप अगर ऐप से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आप अपने दोस्तों को इस ऐप से जोड़ें, उन्हें बताएं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं मेरे दोस्तों। और आप भरोसा रखिएगा आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो भी मैं आग्रह करता हूं आप विजय एजुकेशन के जो है प्लेटफॉर्म पर आए। हमारा एंड्रॉइड ऐप विजय एजुकेशन के नाम से है, आप उसे डाउनलोड करें और ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अलग अलग प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।